आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 134 which which deals with the financial statement and the board reports। अब अगर आप सेक्शन नंबर 134 में देखो तो यहाँ पे बेसिकली लायबिलिटी सेट किया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। और वो यहाँ पर बैलेंस शीट को और जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को साइन करेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि ये जो बोर्ड रिपोर्ट है, इस बोर्ड रिपोर्ट के क्या कंटेंट्स होंगे, क्या इसमें इंक्लूशन होगा और किन किन पॉइंट्स को आपको मैंडेटरीली यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस शैल बी this shall be approved by the board of directors before they are signed on behalf of the board, at least by the chairperson of the company where he is authorized or by two directors। तो basically who signs the balance sheet? बैलेंस शीट को कौन साइन करता है? बैलेंस शीट को साइन करता है चेयरपर्सन। जो भी चेयरपर्सन होगा वो ये बैलेंस शीट को साइन करता है, या फिर दो डायरेक्टर्स, द टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दे साइन द बैलेंस शीट। और इनमें से एक क्या होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, और एक होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और बाय द टू डायरेक्टर्स वन ऑफ विच विल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव। सो ये आता है बाय टू डायरेक्टर्स, इसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफ ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसके अलावा सीएफओ भी साइन करेगा बैलेंस शीट को और कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा। बट इससे पहले कि ये बैलेंस शीट को ये लोग साइन करें, ये बैलेंस शीट क्या हो जाना चाहिए? दिस बैलेंस शीट शुड बी अप्रूव्ड। दिस बैलेंस शीट शुड गेट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कैसे अप्रूव करेंगे? डेफिनेटली यहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग होगा और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर ये लोग पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन, जिसमें ये बोलेंगे दैट वी अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। ओके, अब फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो, द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू द एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अटैच्ड होगा। अब अगर आप बात करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होते हैं? एक होता है आपके पास क्या? बैलेंस शीट, ठीक है। एक हो जाएगा आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपके पास हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। फिर आपके पास होगा नोट्स टू अकाउंट्स, और फिर आपके पास आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये सारे आपके यहाँ पर रहते हैं। अब नाउ व्हाट आर द मैटर्स व्हिच आर टू बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट? तो बोर्ड रिपोर्ट में आपको कुछ चीजों को इंक्लूड करना होगा, और ये आपको कहाँ पर पता चलेगा? दिस इज देयर इन रूल नंबर 8, और वो बता रहा है दैट द बोर्ड रिपोर्ट। अब देखो बेसिकली बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है। देखो, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर कराया जाता है ऑडिट, और इसको ऑडिट करने के बाद ऑडिटर अपना रिपोर्ट देता है। तो AR इज द ऑडिट रिपोर्ट। ये ऑडिट रिपोर्ट का रिप्लाई होता है बोर्ड रिपोर्ट, और इकट्ठे ये सब चला जाता है किसके पास? शेयर होल्डर के पास। तो शेयर होल्डर के पास क्या क्या जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके पास जाएगा बोर्ड रिपोर्ट, और उसके पास जाएगा ऑडिट रिपोर्ट। तो ये सब आपका एक साथ शेयर होल्डर्स को जाता है। तो सीक्वेंस यही रहेगा कि first their financial statements will get audited, the audit report would be there, and then the board report will be there। तो यहाँ पर आपको बता रहे that the board report shall be prepared based on the standalone financial statements of the company and shall report the highlights of the performance of the subsidiary। तो आपका जो बोर्ड रिपोर्ट होगा, वो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर सब कुछ प्रिपेयर्ड होगा किसके बेसिस पे? ऑल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वहां पर हाइलाइट्स होंगे आपके परफॉर्मेंसेस किसके? सब्सिडरीज के, एसोसिएट के और जॉइंट वेंचर कंपनी के, और उनका ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसा रहा, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर देखिए, देयर शैल बी अटैच्ड टू द स्टेटमेंट विच विल बी लेड बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग अ रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच शैल इंक्लूड। तो सबसेक्शन 3 जो है वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो बोर्ड रिपोर्ट होगा, उस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर अटैच वर्ड यूज किया है। तो अटैच वर्ड मतलब ये जो बोर्ड रिपोर्ट होगा, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
जो आप यहाँ पे मेंबर्स को अपना सेंड करोगे। अब ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो वेब एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, इफ एनी, वेयर द एनुअल रिटर्न हैज बीन प्लेस्ड। तो अगर कंपनी का वेबसाइट है तो वहां पर आप उसको इधर मेंशन करोगे जहां पर आपने अपने एनुअल रिटर्न को लगाया। फिर आप ये बताओगे कितने नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आपके हुए। तो आप मुझे बताओ हाउ मेनी बोर्ड मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड एक साल के अंदर। तो एक साल में मिनिमम आपके 4 बोर्ड मीटिंग्स होने चाहिए। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको वैसे बता रहा हूँ, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स होने चाहिए विथ ईच बोर्ड मीटिंग इन 1 क्वार्टर। अब इसको इन्होंने कैसे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम गैप 2 बोर्ड मीटिंग्स के बाद बीच में कितना हो सकता है? 120 डेज। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स विल बी व्हाट? 120 डेज। इसके अलावा अगर आप देखो तो देयर शुड बी 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग होना ही चाहिए। तो ये आपके पास आता है और ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा? अगर आप पढ़ना चाहो तो सेक्शन नंबर 172, सेक्शन 173, उसमें आप वहां पर जाके देख सकते हो ये वाले पॉइंट को, राइट। तो ये जो बोर्ड मीटिंग रहेगा ये आपको सेक्शन नंबर 173 में मिलेगा। तो आप यहाँ पे डिटेल्स दोगे कि कितने नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आपके हुए। अब देखो मिनिमम 4 करने, कंपनी में हो सकता है 4 से ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स हो, और यूजुअली अगर देखा गया तो 4 से ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स वहां पे होते भी है। तो उन बोर्ड मीटिंग्स के ऊपर आप यहाँ पर सारा डिटेल्स इधर मेंशन करोगे। फिर आप डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में बताओगे। अब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या होता है? यू मेंशन अबाउट कि डायरेक्टर्स ने कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है, उसके अंदर सारे जो पॉइंट्स होते हैं उन सब के बारे में आप यहाँ पर इसको मेंशन करके रखोगे इन द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। फिर डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रॉड्स विच आर रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर्स। तो अगर सपोज करो ऑडिटर्स ने कोई भी फ्रॉड वगैरह को यहाँ पे उसको पता चला है, तो उन फ्रॉड्स को आप यहाँ पर क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे, राइट। अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो रहा है, तो आपको अगर या तो सेक्शन 143 में लिमिट था 1 करोड़ रुपीज का, तो अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड होता है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हो, और इससे कम वाला हो तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताते हो, एंड देन दिस विल ऑल्सो बी मेंशन्ड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। इसके अलावा अगर आप देखोगे देयर विल बी अ स्टेटमेंट व्हिच विल बी गिवन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। सो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, इसका ये लोग क्या करेंगे? एक डिक्लेरेशन देंगे कि देखो हम कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। तो उसके बारे में अब बेसिकली क्या होता है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, और उसमें क्या बताया हुआ है कि अगर आप इन इन कैटेगरीज में फॉल करते हो तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। और एक पॉइंट है जो कि पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव मतलब अगर आप ये हो तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन सकते हो। इसके अलावा सारे वहां पे कंडीशंस दिए हुए कि अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल कर गए तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं हो। तो यहाँ पर जिस भी इंसान को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बता रहे हो, वो एक अपना यहाँ पर डिक्लेरेशन देगा कंपनी को, और वो बताएगा मैं इन कैटेगरीज में नहीं हूँ और इस कैटेगरी में मैं हूँ। तो वो फिर आप क्या करोगे यहाँ पर? उसके बेसिस पे बता करोगे कि हाँ ये डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट, एक्चुअल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर अगर आप देखो इन केस द कंपनी विच इज कवर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 178, तो अब ये कौन सा सेक्शन हो जाता है? अब सेक्शन 177 आप अगर देखो तो वो आपका बन जाता है आपके बोर्ड मीटिंग्स, ऑडिट कमिटीज और इन सब के लिए। और सेक्शन 178 अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आपका सेक्शन 178 आता है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज। सो 177 sorry 177 talks about the audit committee, and section 178 talks about the nomination and remuneration committee, stakeholder relationship committee। तो वो जो कमिटीज वगैरह आपने प्रिपेयर किया तो वहां पर वो बताएगा इन केस द कंपनी, तो हर कंपनी को जरूरत नहीं होता नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी या स्टेक होल्डरशिप रिलेशनशिप कमेटी को सेटअप करने का। यहाँ पर कुछ कंपनीज को ही बताया गया, तो पब्लिक कंपनीज है और फिर कुछ कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल और टर्नओवर वहां पे लिमिट्स है, तो इनको जरूरत पड़ेगा। तो जिन कंपनीज को जरूरत पड़ता है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी को सेटअप करने का, तो वो यहाँ पर बताएंगे कि कंपनी का क्या पॉलिसी है
what is the policy of the company on the director's appointment and the remuneration, including the criteria for determining the qualification, positive attributes, independence of the directors, and the other matters which are pointed in section 178. तो ये this is basically with respect to the nomination and remuneration committee. तो जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है उसका यहाँ पर पूरा का पूरा फंडिंग जाएगा. फिर अगर आप देखो एनी एक्सप्लेनेशन विच इज गिवन, अब देखो ये जैसे मैंने बताया ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा, ठीक है. हाँ, सेक्शन 177 इज फॉर ऑडिट कमेटी एंड सेक्शन 178 इज फॉर द एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी. मैं वही पॉइंट आपको बता रहा था. 177 आपका ऑडिट कमेटी का डिस्कस करता है और 178 आपके नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को डिस्कस करेगा. अब अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, फिर उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट आता है और उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर रिप्लाई होता है बोर्ड रिपोर्ट. तो आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा और आपको कमेंट्स इशू करने पड़ेंगे. दिस विल बी इशूड बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन और reservation or any adverse remark or disclaimer opinion which is given by the auditor or which is given by the company secretary in the secretarial audit report. ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा. गाइस क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर आपको? राइट. तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो ऑडिटर्स है उन्होंने अगर कोई भी, अब मुझे आपको क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट अच्छा होता है खराब होता है? क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट अच्छा होता है खराब होता है? वो खराब होता है, करेक्ट. खराब क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, या ऑडिटर्स ने कोई रिजर्वेशन इशू किया है, ठीक है, एडवर्स ओपिनियन दिया है या फिर कोई डिस्क्लेमर दिया, अगर उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है. तो उन सब के बारे में आप यहाँ पर क्या करोगे, आप रिप्लाई करोगे, आप बताओगे कि ऐसा क्यों है. व्हाट इज रिजर्वेशन? रिजर्वेशन इज आल्सो लाइक क्वालिफिकेशन ओनली. रिजर्वेशन इज आल्सो लाइक क्वालिफिकेशन. रिजर्वेशन का मतलब होता है मैं फ्री, मतलब आई वुड से आई एम नॉट वेरी ओके विद इट, तो रिजर्वेशन आ जाता है. तो हम इस तरह से बोलते हैं कि आपको रिजर्वेशन है क्या. जैसे आपसे पूछा जाएगा, आनंद सर आपको लॉ पढ़ाएंगे, डू यू हैव एनी रिजर्वेशन इन दैट? तो आप बोलोगे हाँ, तो मतलब आपको कुछ 19-20 यू आर नॉट वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट. अगर आप बोलोगे नहीं हमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो फिर आप फ्री हो, राइट. तो उस हिसाब से यू आर ओके विद इट, तो आप यहाँ पर इस चीज को मेंशन करोगे. फिर फर्दर आप देखो पर्टिकुलर्स ऑफ द लोन्स एंड द गारंटीज इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 186. तो सेक्शन 186 बेसिकली किसको डील करता है? इट डील्स विथ योर इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन. ये इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स के बारे में आप यहाँ पर सारा का सारा डिटेल्स मेंशन करोगे कि आपने किन किन कंपनीज को लोन दिया है, किन लोगों को गारंटी दिया है. तो सेक्शन 186 के अंदर ये कवर्ड होता है, तो आप उसके बारे में पूरा डिटेल्स मेंशन करोगे. इसके अलावा द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड शैल कंटेन द पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटेड पार्टीज. ये देखो ये आपके पास आता है सेक्शन 188 जो डील करता है रिलेटेड पार्टीज को. तो आपने रिलेटेड पार्टीज के साथ में जो भी ट्रांजैक्शन किया उसको आप यहाँ पर क्या करोगे, मेंशन करोगे आरपीटीज को. किसके अंदर? एओसी 2 में. फिर अगर आप देखो, ये देखो ये जो मैंने आपको बताया ये एक्चुअली गलत यहाँ पे हो गया, ये इधर नहीं ये इधर आना था. तो आप देखो पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट्स विद द रिलेटेड पार्टीज, तो आप इसको मेंशन करोगे. ऑल्सो द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनीज, करेक्ट. इसके अलावा द अमाउंट if the company proposes to carry out in the reserves, ठीक है, and the amount if any which it recommends to be paid by way of dividend. तो आपके बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ही मेंशन होगा कितना डिविडेंड आप यहाँ पे प्रपोज कर रहे हो. फिर any material changes and commitments if it's affecting the financial position of the company that has occurred between the date of the financial year to which the financial, मतलब बेसिकली आप देखो ये हो गया आपका 31st मार्च which is the end of financial year. 31st March, this is the end of the financial year.
और ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बोर्ड रिपोर्ट को साइन कर रहे हो। ठीक है। अब ऑब्वियस सा बात है, यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अगर आपके जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, राइट, तो आपका बैलेंस शीट डेट क्या है, 31 मार्च। पर जब तक आपका बोर्ड रिपोर्ट साइन हो रहा है, लेट्स से दिस इज 15 जुलाई, तो इसके बीच में आपको देखना होगा कि कुछ भी ऐसे इवेंट्स अगर हो रहे हो जिससे कि कुछ मटेरियल इम्पैक्ट पड़ता है, तो दैट यू आर गोइंग टू मेंशन इट हियर, राइट। तो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। देन कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन एंड आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 1, 2 एंड 3, इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में मेंशन करना होगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर, तो कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे कि एनर्जी कंजर्वेशन वो कर सके, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके लिए यहाँ पर आएगा आपने क्या स्टेप्स लिया। इसीलिए आप कंपनी के जब रिपोर्ट्स को पढ़ोगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिलेगी। एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट्स, इन सब को आप क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आपके पास रहेगा। सेम वे टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन के लिए अगर आप देखोगे, द एफर्ट्स विच आर मेड टुवर्ड्स द technology absorption, the benefits which are derived like product improvement, cost reduction, product, तो ये सब चीजें आप बताओगे कि आपने कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया है तो उसके बारे में आप पूरा मेंशन करोगे। पिछले 3 साल के अंदर अगर आपने कोई भी किया तो आप उसको यहाँ पर बताओगे। उस टेक्नोलॉजी के बारे में, कब उसको इंपोर्ट किया, वो टेक्नोलॉजी फुल्ली कब तक अब्जॉर्ब हो जाएगा, इफ नॉट अब्जॉर्ब कौन कौन सा एरिया से, ऐसा क्यों, एंड एक्सपेंडिचर जो आपने किया फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब के बारे में आप डिटेल दोगे। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के बारे में आप बताओगे कि आपके एक्चुअल इनफ्लोज कितने थे। ठीक है, एंड इनफैक्ट आपके आउटफ्लोज को भी आप यहाँ पर बताओगे, आपके एक्चुअल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज में आपके पास इनफ्लोज और आउटफ्लोज आए उसको आप बताओगे। फिर ये प्रोवाइसो इस साल ऐड किया गया और उसमें बोला कि देखो, this will not apply to a government company which is engaged in the producing of defense equipment। तो अगर आपको पता हो, राफेल वाले से काफी ज्यादा गड़बड़ हुआ था, यस और नो। राफेल वाला जब केस हुआ था तो काफी ज्यादा उसके ऊपर हुआ था कि आपने कितने में ये खरीदा है, कितने में नहीं खरीदा है, उन सबको बताओ। तो अब ऑब्वियसली राफेल आपने फ्रांस से परचेज किया, तो यहाँ पर कैलकुलेशन पता चल जाता बोर्ड रिपोर्ट से। तो इसीलिए इसको यहाँ पर बताया हुआ है कि ये एक्सेप्शन दे दिया और बोला कि देखो, एक गवर्नमेंट कंपनी अगर वो एंगेज्ड है इन प्रोड्यूसिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा आपका। फिर अगर आप देखो तो देयर शैल बी अटैच्ड टू द स्टेटमेंट्स व्हिच आर लेड बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग अ रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हिच विल आल्सो इंक्लूड द स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द implementation of risk management policy for a company including the identification therein of elements of any risk। तो आपके बेसिकली जो भी की रिस्क एरियाज रहेगा उसके बारे में आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन करोगे कि कहाँ कहाँ पर आपको लग रहा है कि ये जो एरियाज है रिस्क। अब ये क्या होता है, ये हो जाता है बिल्कुल इंडस्ट्री एंड कंपनी स्पेसिफिक। ये हो गया आपका, दिस इज गोइंग टू बी योर इंडस्ट्री एंड कंपनी स्पेसिफिक, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। ये आपका इंडस्ट्री एंड कंपनी स्पेसिफिक इशू हो जाएगा, जहां पर आप क्या बोलोगे कि क्या क्या पॉइंट्स है, आप इन दोनों के बारे में बताओगे कि इंडस्ट्री में क्या क्या है और कंपनी के अंदर क्या क्या रिस्क है। तो जैसे आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर हो तो आप बोलोगे ड्यू टू कोविड देयर इज अ रिस्क कि लोग अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, घूमने को बाहर ही नहीं आ रहे, तो इन सब के बारे में आप पूरा बताओगे। और फिर अगर आप चेक करोगे तो यू विल ऑल्सो मेंशन अबाउट द कंपनी कि हमारी कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कि हमारे पास कैश रिजर्व ज्यादा नहीं है, कैश रिजर्व ज्यादा है, जो भी है वो आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन करोगे। तो जो रिस्क एरियाज होते हैं आपके इंडस्ट्री और बिजनेस से रिलेटेड, उसको आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन करोगे। फिर अगर आप देखो डिटेल्स अबाउट द पॉलिसीज which are developed and implemented by the company on the corporate social responsibility, तो हमारा जो अगला सेक्शन होगा
सेक्शन 135 वो पूरा का पूरा डील करेगा किसके ऊपर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो सीएसआर से रिलेटेड आपके जितने पॉइंट्स होंगे वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि हमने कौन कौन से पॉलिसीज को डेवलप किया और किसको इसको हमने यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट किया है, राइट। फिर अगर आप देखो अगर लिस्टेड कंपनी है तो उनके डिफरेंट डिफरेंट जो कमिटीज है उन सब के बारे में आप बताओगे। तो एनुअल इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड और इनके कमिटीज, इन सबको आप यहाँ पर क्या करोगे, मेंशन करोगे कौन कौन से कंपनीज है। अब लिस्टेड कंपनी के लिए तो ये मैंडेटरी है ही, उनको बताना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड। इसके अलावा कुछ पब्लिक कंपनीज, कौन से कुछ पब्लिक कंपनीज, जिसका कि पेड अप कैपिटल कितना हो 25 करोड़ और मोर, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, इवैल्यूएशन, एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड, ये इनको यहाँ पर मेंशन करके रखना होगा, राइट। सो लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 25 करोड़ और मोर, तो आप ये देखो एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द वेरियस कमिटीज, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। और किसके किसके लिए, सो दिस हैज टू बी मेंशन्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट, और ये जाएगा किसको किसको, बाय एवरी लिस्टेड कंपनी एंड बाय पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 25 करोड़ और मोर, ये आप मेंशन करोगे। फिर देखो एनी अदर मैटर्स विच इज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, सो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड में आप ये देखो ये आ जाता है, अब ये वापस से मैं रूल पे ले आया हूँ। सो इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का समरी जाएगा, चेंजेस ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, फिर डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स और द केएमपीज जिन्होंने क्या किया, जिनको आपने अपॉइंट किया और जो रिजाइन करके चले गए, उसके बारे में आप बताओगे। अ स्टेटमेंट regarding the opinion of the board with respect to the integrity, expertise and experience of the independent directors, ये आप मेंशन करोगे। देखो तीन वर्ड यूज किया है, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इसको आप मेंशन करोगे जिनको जिनको आपने यहाँ पर ऑब्टेन किया। अब इसके लिए प्रोफिशिएंसी से क्या मतलब होता है, इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी से मतलब होता है अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ना एग्जाम देना पड़ेगा एक, ठीक है, और एक एग्जाम देना होता है और उस एग्जाम में उनका स्कोर आता है, ठीक है, तो वो स्कोर के बेसिस पे आप बताते हो। आप भी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहो आपको DIN नंबर लेना होगा, यू विल हैव टू गो एंड गिव द एग्जाम, और वो एग्जाम देने के बाद आपका स्कोर आएगा, ऑनलाइन एक एग्जाम होता है, तो उस स्कोर को आप यहाँ पर मेंशन करोगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंसी। इसके अलावा आप मेंशन करोगे द नेम ऑफ द कंपनीज which have become or which have ceased to be the subsidiary joint venture or associate company during the year, तो हमारे जो नए सब्सिडरीज बने हैं, पहले आपको क्या बोला गया था, सेक्शन में क्या बोला गया था, उन सब के बारे में आपको देना है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यहाँ पर आपको बोल रहा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं, आपको ये बताना होगा कौन कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो आपके सब्सिडरी बने, कौन से ऐसे हैं जो जॉइंट वेंचर बने, कौन से ऐसे हैं जो सब एसोसिएट बने, और कौन से ऐसे थे जो हमारे ऑलरेडी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज थे बट अब वो यहाँ पर नहीं है, आप ये मेंशन करोगे। डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिट्स, ये आप मेंशन करोगे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, कितने डिपॉजिट्स हमारे अनपेड है, बिगनिंग ऑफ द ईयर कितने थे, मैक्सिमम पूरे साल में मैक्सिमम कहाँ हमारा गया था डिपॉजिट्स, और फिर कितना एंड में रहा। तो ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू मेंशन इट इन द कंपनी बोर्ड रिपोर्ट, ये आपका पॉइंट जाता है। इसके अलावा जो डिपॉजिट्स आपके चैप्टर 5 के कंप्लायंस में नहीं है, उनके वायलेशन में आपने जिनको एक्सेप्ट किया, ये सब चीजों को आप बताओगे। इसके अलावा आप देखो if there is any order which is passed by the tribunal or by any court जो कि क्या कर रहा है, गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट करता है, आप इसको मेंशन करोगे। एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। प्लस कॉस्ट रिकॉर्ड्स, क्या कंपनी उसको मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से करके यहाँ पर एक लंबा लिस्ट आपको पूरा दिया गया है। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर आ जाता है अ स्टेटमेंट whether the company has complied with the POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बताना होगा
क्या कंपनी ने पॉश कमिटी को सेटअप करके रखा हुआ है या नहीं, जो आपको यहाँ पर मेंटेन करके रखना होगा। प्लस द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मेड और एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर द आईबीसी। तो कंपनी के अगेंस्ट में या कंपनी ने अगर कोई एप्लीकेशन फाइल किया है आईबीसी के अंदर, तो उनका क्या स्टेटस है अभी एट प्रेजेंट, वो आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके रखोगे, राइट। फिर आप देखिए द डिटेल्स ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द वैल्यूएशन डन, ओके, एज अ वन टाइम सेटलमेंट विद द बैंक एंड ऑल। तो बैंक्स के साथ अगर आपने वन टाइम सेटलमेंट करके रखा है, तो आप इसको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके रखोगे। एंड दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी। तो इसमें जो ये सारे पॉइंट्स है, ये सब वन पर्सन कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर कोई स्मॉल कंपनी तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो स्मॉल कंपनी और वन पर्सन कंपनी के लिए क्या होगा, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से रूल प्रिस्क्राइब करके रखा है। तो सबसेक्शन, ये आपका सबसेक्शन है, ठीक है, दिस इज योर सबसेक्शन। सबसेक्शन 3A आपको बताता है कि आपको एक एवरेज्ड बोर्ड रिपोर्ट तैयार करके रखना होगा, ठीक है। अब एवरेज मतलब उसमें ज्यादा नहीं होंगे डिटेल्स, उसमें कम डिटेल्स होंगे। तो अगर कोई स्मॉल कंपनी है या फिर वन पर्सन कंपनी है, तो उनको अपने रिपोर्ट में क्या मेंशन करना होगा, दे विल हैव टू मेंशन सेक्शन 92 अपना एनुअल रिटर्न, बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, फ्रॉड्स के बारे में, और ऑडिटर रिपोर्ट का अगर क्वालिफिकेशन है वो। अब देखो वहां पर सेक्रेटेरियल ऑडिटर था, यहाँ पर सेक्रेटेरियल ऑडिटर नहीं है। क्यों? क्योंकि वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी को सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं करवाना होगा। स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल समरी आपको यहाँ पे बताना होगा। एनी मटेरियल चेंजेस, जो कुछ भी आपके बिजनेस में हुआ है उसको मेंशन करोगे। डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड और रिजाइंड, देन सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स जो कोर्ट ने यहाँ पे पास किया। एंड द बोर्ड विल ऑल्सो कंटेन द अरेंजमेंट्स विद द रिलेटेड पार्टीज। ये देखो, ये रिलेटेड पार्टीज के साथ जो आपके ट्रांजैक्शंस हुए उसको आप मेंशन करोगे। तो कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख देना। और अगर वो बोले अदर देन वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी, तो यहाँ के जो इतने भी पॉइंट्स है ये सारे आप आराम से मेंशन करोगे। कुछ 8 से 10 पॉइंट्स आप याद रखना जो मुझे लगता है आपको मेंशन करना चाहिए, ओके। फिर देखो द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर टू बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी मीन द रिपोर्ट विच इज कंटेनिंग। तो बेसिकली भाई ऑडिट रिपोर्ट के साथ आपका जो भी एडवर्स रिमार्क रहेगा उसको आप इधर मेंशन करके रखोगे। फिर देखो द डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आपका पूरा आता है। अब उस डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या रहेगा, दिस इज कि प्रिपरेशन, मतलब जब आपके अकाउंट्स वगैरह को प्रिपेयर किया जा रहा था, तो उसके अंदर हमने सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमने फॉलो किया वो कंसिस्टेंटली हमने लगाया। एक तो ये कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो किया है। इसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए जाएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई किया, राइट। और जो भी आपने जजमेंट्स वगैरह लिए हैं दैट इज ऑल प्रूडेंट टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, करेक्ट। कि देखो all are prudent to give a true and fair view of the state of affairs of the company. इसके अलावा the director had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, कि आपके जो भी records वगैरह मेंटेन होते हैं, and also safeguarding the assets of the company and prevention and detection of fraud and error। क्या आपको ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जैसा साउंड नहीं कर रहा? इंटरनल कंट्रोल वाले पॉइंट्स, safeguard of the assets, prevention detection of fraud and error, right। और उसमें भी आप देखो अगर आपने पढ़ा था कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आई थिंक आपने ऑडिट जब शुरू किया तो आपने एक पॉइंट ये डेफिनेटली पढ़ा होगा, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। और वहां आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स इनटू टू कैटेगरी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कैटेगरी में फॉल करता है, एक जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद आ रहा है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू गिव द ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट, उनको ऑडिट ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। सेकेंडरी ओपिनियन इनका क्या रहेगा, सेकेंडरी ओपिनियन इनका रहेगा टू
प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, है कि नहीं? ये पढ़ा है आपने? तो ये जो फ्रॉड एंड एरर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसका है? ये किसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर ये सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का, इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। करेक्ट। तो अब आप देखो ना, आप क्या पढ़ रहे हो? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो डायरेक्टर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमने प्रॉपर इंश्योर किया है कि फ्रॉड एंड एरर नहीं हो, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। इसके अलावा डायरेक्टर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने प्रिपेयर किया। इसके अलावा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आ जाएगा कि हमारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो है वो एडिक्वेट है, वो इस तरह से हमने प्रिपेयर करके रखा है कि कोई भी फ्रॉड एंड एरर हमारी कंपनी के अंदर नहीं हो। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे थे तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। हमने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट किया वो भी क्या था, कंसिस्टेंटली उसको हमने प्रॉपर किया है। प्लस हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे है, क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं है तो भी आपको रिपोर्ट करना होगा। प्लस हम यहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज और को लगा रहे हैं वो कंसिस्टेंटली, आई थिंक ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंसिस्टेंटली यहाँ पर उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपके पास आता है। तो अब अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको इधर मिलेगा, द डायरेक्टर हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स in accordance with the provisions of this act for safeguarding the assets of the company and also for preventing and detecting the fraud and other irregularities. इसके अलावा अगर आप देखो तो the directors they have prepared the financial statements on the going concern basis, right? And the directors in case of a listed company they have laid down that proper internal financial controls are followed by the company, ठीक है? और वो adequate भी है, प्लस वो effectively वहां पर काम भी कर रहा है। फिर आप देखो the directors have devised proper system to ensure compliance with the all applicable laws for adequate and operating efficiency। तो ये सारी चीजें हैं जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली आपको मेंशन करके रखना पड़ेगा। फिर देखो द बोर्ड्स रिपोर्ट एंड एनी एनेक्स्चर देयर टू shall be signed by the chairperson, ये हमने ऑलरेडी देखा था। और अगर वो नहीं तो कम से कम दो डायरेक्टर्स होने चाहिए, इनमें से एक डायरेक्टर क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, राइट? और ये जो साइंड कॉपी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका जाएगा अलोंग विद द कॉपी ऑफ द नोट्स, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। ये सब आपका साइंड कॉपी सर्कुलेट किया जाएगा अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और इसमें अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। ये पेनल्टी का अमाउंट देखो शायद आपको चेंज मिलेगा, आपके बुक में कुछ और चेंज होगा। यहाँ पर पेनल्टी है 3 लाख रुपीज का पेनल्टी ऑन द कंपनी, और जो भी ऑफिसर यहाँ पर इन डिफॉल्ट होगा उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 50,000 रुपीज का। ये देखो ये वापस से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी है दैट इज 3 लाख रुपीज, राइट? और जो कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर के ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगेगा 50,000 रुपीज। आप बताइए क्या ये आपके लिए क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो ये आपका सेक्शन नंबर 134 है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब ये जो भी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है वो आप क्या करोगे, यू विल हैंड इट ओवर टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, वो इसको यहाँ पर देखेगा और आपको फिर रिवर्ट करेगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर दो छोटे छोटे सेक्शंस और हैं। सेक्शन 135 में आज नहीं कराऊंगा, 135 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट का टेक्निकली लास्ट सेक्शन हो जाएगा। आज मैं अब आपको यहाँ पर जो कवर करवा रहा हूँ वो है आपका सेक्शन नंबर 136। देखो ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड करके नहीं रखा, बट आप ब्रॉडली अगर यहाँ पे समझ लो तो यहाँ पर सेक्शन 136 क्या बताता है। सेक्शन 136 बोलता है दैट इट इज द राइट ऑफ द मेंबर, ओके, इट इज द राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी टू रिसीव द कॉपी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी अगर कंपनी के मेंबर्स है उसको क्या क्या दिया जाएगा, उसको रादर इट इज टू बी सर्कुलेटेड टू द मेंबर ऑफ द कंपनी। देखो बेसिकली कंपनी का जो फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स है, ठीक है, जो भी आप क्या करोगे, which you will lay down before the AGM of the company. This has to be sent to every member of the company, plus this has to be given to the trustees. जो भी आपके डिबेंचर ट्रस्टी है उसको यहाँ पर दिया जाएगा, एंड ऑल सच मेंबर्स, ठीक है, अदर देन विच इज बिंग, जितने भी आपके ये मेंबर्स हैं उन सबको जाएगा, टू ऑल सच पर्संस अदर देन सच मेंबर एंड ट्रस्टी, तो ये सबको दिया जाएगा। और ये गैप कितना होगा, 21 डेज। तो जैसे आपका नोटिस जाता है, जस्ट लाइक योर नोटिस, नोटिस की तरह आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी 21 दिन का एडवांस नोटिस आपको वहां पर देना पड़ेगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और अगर 21 दिन से कम टाइम आप देना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 95% जो शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 21 दिन से कम टाइम में दे रहा हूँ, इज देयर अ प्रॉब्लम, या आप इसको वेव ऑफ कर दो। तो प्लीज ये आप मेंशन करके रखोगे, राइट। फिर आप देखो नेक्स्ट यहाँ पर आपको आता है दैट प्रोवाइडेड दैट, फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो कि जो भी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पर आप अगर इसको ओपन करके रखते हो कि कोई भी इंस्पेक्शन कर सके, तो वो भी आप यहाँ पर क्या कर दिया, आपने इसको कंप्लाई कर दिया है। तो आप सिंपली देखो सेक्शन नंबर 136, अगर आप यहाँ पे देखो तो सेक्शन नंबर 136 फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बात करता है द विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कहाँ कहाँ पे सर्कुलेट करना है, इट हैज टू बी सर्कुलेटेड टू ऑल द मेंबर्स। और ये कितना दिन रहना चाहिए, 21 डेज बिफोर, ये आता है। दूसरा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, शॉर्टर नोटिस पे दे सकते हो, ठीक है, शॉर्टर नोटिस पे आपका ये जा सकता है अगर 95% अग्री कर जाए तो, नहीं तो फिर ये आपका नहीं होगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? राइट, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, 95% ऑफ द शेयर कैपिटल प्लस majority नंबर। तो आपको याद हो नोटिस के अंदर भी हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर आपको नोटिस देना है शॉर्टर नोटिस तो आप दे सकते हो, याद आ रहा है? सो दिस इज सेम टू सेम लाइक द नोटिस, राइट। ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। फिर अगर आप देखो लिस्टेड कंपनी हैविंग सब्सिडरी, तो उनके बारे में भी पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे। थर्ड पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखो तो जितने भी लिस्टेड कंपनी है उनको डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा ऑफ देयर सब्सिडरी, प्लस दे विल आल्सो हैव टू प्लेस इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। जो भी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इट हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। और अगर सब्सिडरी कंपनी के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और को चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर क्या करोगे, यू आर गोइंग टू मेंशन दैट। इसमें बस खाली ये देख लेना कि फॉर्म नंबर AOC 3 आता है, फॉर्म नंबर AOC 3 रहता है, जो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, दिस इज गोइंग टू कंटेन द स्टेटमेंट ऑफ द सबसेक्शन, जो आपका कंपनी के जो सेलिएंट फीचर्स यहाँ पर आपको बताए वो आपको किस में मिलेगा, फॉर्म नंबर AOC 3 के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपका है सेक्शन नंबर 136। इसी तरह से अगर आप देखो तो आपके पास है सेक्शन नंबर 137, और सेक्शन 137 यहाँ पर क्या बोलता है कि जो भी आपके कॉपी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये सब अलोंग विद द ड्यूली अडॉप्टेड जो भी आपका हुआ उसको 30 डेज के अंदर अंदर आपको ROC को फाइल करना पड़ेगा। तो आपके जो अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दिस हैज टू बी फाइल्ड विथ द ROC ऑफ द कंपनी। ये आपको अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आपको फाइल करना पड़ेगा ROC ऑफ द कंपनी, कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द AGM जहां पर ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन सपोज करो सर
ये एजीएम हमारा हुआ ही नहीं, ठीक है सर, ये एजीएम हमारा अगर हुआ नहीं तब क्या होगा, या फिर हमारा मीटिंग एडजर्न हो गया तो क्या होगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको फाइल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहीं पर लिखता हूं कि इफ एजीएम हैज नॉट हैपेंड, राइट, जो आपका ड्यू डेट था, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे ड्यू डेट था, तो इफ द एजीएम वाज नॉट हेल्ड और इट इज एडजर्न्ड, ये जो आपका एजीएम है वो एडजर्न हो गया, तो आप क्या करोगे, अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आप फाइल कर दोगे टू द आरओसी यहाँ पर आपको ये एक बार फाइल करना ही पड़ेगा, और फिर जब आपका एक्चुअल एजीएम हो जाएगा या जो एडजर्न्ड एजीएम आपका होगा, उससे 30 डेज के अंदर अंदर आप यहाँ पर क्या करोगे, फिर इसको फाइल करोगे। आप बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर ये वाला पॉइंट, राइट। तो ये आपके पास आ जाता है। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर और कुछ आपका ऐसा है नहीं कि जो आपको काफी ज्यादा परेशान करे, तो सेक्शन 137 आप ये यहाँ पर सेट करके रखना। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि आपके जो सब्सिडरी कंपनीज है, दोज आर नॉट इन इंडिया, दे आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर वो सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उनके लिए भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनका अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो आपका फॉरेन सब्सिडरी, राइट, ये जो फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है, इनका रिपोर्ट्स भी आप क्या कर दोगे, फाइल कर दोगे। तो बेसिकली इनका अनऑडिटेड भी फाइल करोगे तो आपको चलेगा। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर रहता है। और अगर आपने एजीएम को होल्ड नहीं किया, तो जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू सी, किसी कंपनी का एजीएम होना था, ठीक है, देखो आप ऐसे समझो कि ये जो एजीएम है, किसी कंपनी का एजीएम होना था, लेट्स से दिस वाज ड्यू, इसका जो ड्यू डेट है एजीएम का ये था लेट्स से 30th ऑफ सितंबर, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे पहला सिचुएशन देता हूँ कि एजीएम जो है, दिस एजीएम वाज हेल्ड ऑन लेट्स से 10th ऑफ अगस्त, तो ये 10 अगस्त से 30 डेज, 10 अगस्त से 30 डेज के अंदर अंदर ये आप क्या करोगे, फाइल कर दोगे टू आरओसी। सेकेंड सिनेरियो में मैं आपको बोलता हूं एजीएम नॉट हेल्ड, द एजीएम इज नॉट हेल्ड टिल 30th ऑफ सितंबर, तो अब क्या होगा, अब यहां पर आपके पास क्या रहेगा, 30th सितंबर से 30 डेज, तो 30 अक्टूबर तक आपको ये क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। ये आया आपको समझ में, ये क्लियर हुआ आपको। सो ये जाके आपका यहाँ पे सेक्शन नंबर 137 कंप्लीट होता है। 138 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, इंटरनल ऑडिटर वाला वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर 135 को भी कवर कर देंगे, क्योंकि 135 इटसेल्फ एक आपका पूरा हैवी पोर्शन रहता है। तो इसको हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे और हमारा कंपनी लॉ का जो पार्ट है वो पूरा यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएगा, ओके। जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप वाला पॉइंट भी, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा कंपनी लॉ का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद में हम फिर शुरू कर देंगे बिजनेस लॉ को, ओके, राइट, ऑल राइट देन, टेक केयर, बाय बाय।